हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। आज हम लोग फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन महासंग्राम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं सारे आने की संभावना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इससे रिलेटेड आएंगे जिनको आप अच्छे से कर सकेंगे। अगर इतने क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे, समझते चलोगे चीज़ों को साथ साथ, तब ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एमसीक्यू टाइप ही हमारा एग्ज़ाम पैटर्न भी है। बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 3-4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जल्दी से उनको भी देख लीजिए, समय कम है। 11 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए। और बाकी भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूसरी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उसमें भी नहीं हुआ एग्ज़ाम, उसमें भी हो सकता है कि इसी हफ्ते हो। ठीक है, तो आप लोगों को तैयारी कंप्लीट रखनी है। और जो लोग नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ज़्यादातर मैं अपने वीडियो में ये चीज़ें नहीं बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग कर दिया करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन बीइंग्स इज। मनुष्यों में जो गर्भाकाल की अवधि होती है, गेस्टेशन पीरियड, ये कितना होता है? तो आप लोगों को पता है कॉमनली 9.5 मंथ का होता है। 9.5 मंथ को जब हम डे में कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 285। अप्रॉक्सीमेटली इसलिए बोला क्योंकि मंथ देखो 30 के भी होते हैं, 30 दिन का भी होता है मंथ, और 31 का। तो मान के चलते 9.5 का 285 के लगभग, तो 280 डेज आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेशन भी आना चाहिए, इस तरह से लगाएंगे आप। पेरेंटल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय। गर्भावस्था में विकास प्रभावित होता है किस किस चीज़ों से? माता के पोषण, मतलब न्यूट्रिशन ऑफ द मदर, एज ऑफ द मदर, नंबर ऑफ द फीटस इन द वोम्ब, मतलब गर्भ में पल रहे शिशुओं की संख्या। ये तीनों ऐसे फैक्टर हैं जिसपे अफेक्ट होता है, ठीक है, उसका विकास, गर्भावस्था में विकास प्रभावित होता है। अगर न्यूट्रिशन मदर का कम है, ठीक है, जो गर्भावस्था होती है, जेस्टेशन पीरियड होता है, उस दौरान मदर को बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेंसी वाले, काफ़ी हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू वाली चीज़ें खिलानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें उस टाइम मदर के साथ साथ जो न्यू बेबी है उसको भी सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और जो बच्चे होते हैं उनमें ग्रोथ हो रही होती है, जो शिशु होते हैं छोटे, जो फीटस है उसकी ग्रोथ हो रही, तो ग्रोथ के समय पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रिशन भी अफेक्ट करता है। एज ऑफ द मदर, अगर मदर की एज ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम होती है, भी अफेक्ट करता है। नंबर ऑफ द फीटस इन द वोम्ब, मतलब अगर जैसे जुड़वा आप लोग देखे होंगे बच्चे, जुड़वा बच्चे जिसको कभी कभी 2 होते हैं और 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी अफेक्ट थोड़ा बहुत पड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी से। इन्फेंट्स शुड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड अप टू। शिशुओं को इस उम्र तक केवल माँ का ही दूध देना चाहिए। तो ये 6 मंथ तक होता है, आप लोगों को पता होगा। इसको लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। और इस दौरान जो मिल्क होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। जो स्टार्टिंग वाला होता है, जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है, जो फीड करता है फीटस, इन्फेंट्स, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कोलेस्ट्रम आप याद रखेंगे। और ये क्यों अनिवार्य होता है कि 6 मंथ तक, लगभग 6 मंथ तक केवल माँ का दूध ही देना चाहिए शिशुओं को? इसलिए क्योंकि उसमें बहुत देखो एंटीबॉडी भी होता है, एंटीबॉडीज़ हैं, उनके इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को बूस्ट करने वाले और मजबूत करने वाले बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं उस मिल्क में प्रेजेंट होते हैं।
बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और उनके मिलने से जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो बचपन में जो बन जाता है वही आगे ग्रो करता है और ग्रोथ करता है, उसमें डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता रहता है। तो जिस बच्चे को वो स्टार्टिंग वाला है 6 मंथ तक का जो मिल्क नहीं मिलता है वो बहुत ज़्यादा आगे चलकर बीमार भी पड़ सकते हैं मेनली, ठीक है, बहुत सारे डिजीज़ उनमें आसानी से हो जाते हैं। तो 6 मंथ तक होता है। व्हाई इज़ ब्रेस्ट फीडिंग इम्पोर्टेंट फॉर द मदर? स्तनपान माँ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वो तो हो गई बच्चे के लिए बात। अब यहाँ पूछा गया जो स्तनपान है, ब्रेस्ट फीडिंग, ये मदर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसमें क्या होता है आपको पता होगा, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत सारी जो एक फीलिंग, जैसे कि फीलिंग आती है, ठीक, उसके दौरान, और फीलिंग का रिलेशन सीधे ग्लैंड से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है मेनली, और भी जो हमारे ग्लैंड्स हैं बॉडी की। तो हार्मोनल ग्लैंड जो हैं उसमें उसका जो है रिलेशन सीधा फीलिंग से होता है। उससे बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं जो कि बहुत आवश्यक होते हैं हमारे लिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू होगा तो इससे जो ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर होता है, अंडाशय के खतरे जो हैं, कैंसर मेनली, ये होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग इज पार्ट ऑफ अ मदर्स ड्यूटी। स्तनपान माँ का कर्तव्य है, ये भी बात सही है, ठीक है। और आगे ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल, जो उच्च कोलेस्ट्रॉल के खतरे हैं उसको भी कम करता है। और मैंने जो भी बताया उससे बहुत सारे हार्मोन्स भी निकलते हैं। वो हार्मोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है मदर तो वो हार्मोन्स उतने ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ नहीं होते हैं, तो इसलिए भी आवश्यक होता है। देखो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारी ग्लैंड से रिलेटेड होती है, हमारी बॉडी पार्ट से, अलग अलग पार्ट से रिलेटेड होती है। इसीलिए बोलते हैं हमेशा खुश रहो। जब खुश रहोगे, हंसोगे, हैप्पी रहोगे तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका सेक्रेशन होता है। और अगर आप खुश नहीं हैं तो वो नहीं सिक्रीट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फीलिंग से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, इज नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी या फैटी एसिड। तो आप लोग ज़्यादातर इनमें से कोई ना कोई चूज करके लगाते हो तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। देखो वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और वसा, प्रोटीन, तीनों की आवश्यकता है। मरम्मत के लिए प्रोटीन होनी चाहिए और रख रखाव के लिए, शरीर के मेंटेनेंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? ये न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ठीक। न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और विटामिन्स हो गए। विटामिन्स मेनली इसमें पोषक तत्व नहीं इंक्लूड किए जाते हैं और इसमें हम कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट टिक करेंगे, पोषक तत्व। दिस फूड ग्रुप इज आवर बॉडीज बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। यह खाद्य समूह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सर्वोत्तम साधन है। सर्वोत्तम साधन कौन है? तो इसमें मिल्क और चीज़ जो है, दूध और पनीर। इसमें मीट ग्रुप भी हो सकता है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। क्वासियोरकार का लक्षण इज अ साइन ऑफ क्वासियोरकार। क्वासियोरकार का पूछा गया है। क्वासियोरकार को प्रोटीन माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब इसको प्रोटीन डिफिशियंसी से डिजीज़ होता है। क्वासियोरकार मेनली बच्चों में होता है। 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें हो सकता है। अगर प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पर डे उनको नहीं मिल रहा है तो उससे क्वासियोरकार हो जाता है। क्वासियोरकार के बहुत सारे लक्षण होते हैं, ठीक है। जो चंद्रमा के समान गोल चेहरा हो जाता है। लंबाई, हाइट, जब प्रोटीन की कमी तो हाइट कैसे बढ़ेगी, ठीक है। हाइट बढ़ने के लिए जो लंबाई है, लंबाई को बढ़ने के लिए, शरीर की लंबाई बढ़ने के लिए प्रोटीन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। प्रोटीन से नहीं होंगे तो प्रोटीन से ही हार्मोन्स बनते हैं। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है इसके बहुत सारे काम, प्रोटीन से ही एंजाइम बनेंगे, प्रोटीन से ही हार्मोन्स बनते हैं। मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं हार्मोन, एंजाइम्स और एंटीबॉडी के, ये सब क्या है? प्रोटीन से ही है। तो इसकी कमी से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है। ओडिमा मतलब इस स्वेलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाती है
जोड़ों में। ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं क्वाशियोरकोर में। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। परनीशियस एनीमिया इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। परनीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 का नाम होता है, रासायनिक नाम पूछता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन। जनरली जब ब्लड की कमी होती है, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो या देखे होगे, कोई आपके दादी या दादाजी जब ब्लड की थोड़ी जब ओल्ड होने लगता है पर्सन, तो उसमें ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो प्रोसेस धीरे धीरे ऑफ हो जाता है। जो ब्लड होता है वही चलता रहता है, न्यू ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो इंजेक्शन देते हैं या कैप्सूल्स देते हैं उसमें लिखा होता है विटामिन B12, तो वहाँ पे विटामिन B12 नहीं, ज़्यादातर साइनोकोबालामिन लिखा होता है। फॉर्मूला है इसका, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला है, इसको पूछते हैं साइनोकोबालामिन, विटामिन B12। ये एनीमिया को कम करता है। एनीमिया मतलब खून की कमी, ब्लड की कमी। और ये जो दो चीज़ें हैं, आयरन और फोलिक एसिड, ये दो चीज़ें भी एनीमिया के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन वो दूसरी टाइप की एनीमिया, ये परनीशियस एनीमिया पूछा है। सिंपल एनीमिया पूछता तो ये दोनों फैक्टर भी आ जाते हैं, क्योंकि RBC जो होते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का फॉर्मेशन जो है, उसके लिए फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 तीनों की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके RBC का डेवलपमेंट होता है, RBC मैच्योर हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली डिस्कवर्ड विटामिन विद एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इज। हाल ही में खोजा गया विटामिन जिसमें कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं, तो वो है विटामिन B17, विटामिन B17। ठीक है, अभी तक जैसे विटामिन B1 था, B2 था, B3 था, B5 था, B6 था, B7, B8, B9 और B12। अब B17 भी डिस्कवर किया गया है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कैंसर रोधी होता है, प्रति कैंसर कारक के जैसे ट्रीट करता है। अगर इसको आप यूज़ करोगे बराबर, तो कैंसर होने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। और ये मिलता है किसमें? वाटरमेलन में। ठीक है, वाटरमेलन में इसको डिस्कवर किया गया है। इसका राइट आंसर बी है, विटामिन B17, जो कि वाटरमेलन आप लोग तरबूज जब बहुत ज़्यादा खाओगे ना आप, सीज़न आ गई है, सीजनल फ्रूट है जो कि इस टाइम अब अवेलेबल है, और इसको जब आप लोग जानेंगे उसमें विटामिन B17 है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आप खींच के खाओगे ना, बहुत ज़्यादा भी मत खाना वरना दिक्कत हो जाएगी। तो इसको याद रखना, विटामिन B17। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट एज शुड वीनिंग स्टार्ट। किस आयु में वीनिंग प्रारंभ करना चाहिए? तो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ। ठीक है, व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो दुग्ध के उत्पादन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पिट्यूटरी में भी 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि और पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि। जो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वहाँ से निकलता है प्रोलैक्टिन। जब प्रोडक्शन पूछेगा आपसे, मिल्क का प्रोडक्शन कौन हार्मोन करवाता है? तो प्रोलैक्टिन। और ब्रेस्ट से सिक्रेशन कौन करवाता है? देखो, प्रोडक्शन अलग चीज़ है कि वो मिल्क बन रहा है कहीं अल्वियोलाई में अंदर बन रहा है, ब्रेस्ट के अंदर, वो करवाता है प्रोलैक्टिन। और उसका सिक्रेशन मतलब बाहर सिक्रेशन कैसे होता है, बाहर कैसे निकलता है? तो उस सिक्रेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन करवाता है। तो जब पूछेगा आपसे सिक्रेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क, दुग्ध के श्रावण उत्पादन के जगह पे श्रावण हो, मतलब उसको सिक्रेट कौन करवाता है, तब आप ऑक्सीटोसिन को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखो, जब शक करता है वो बेबी, न्यूबॉर्न बेबी ब्रेस्ट फीड करता है, तो क्या होता है, थोड़ी सी वो फीलिंग आने लगती है, जो स्टिमुलाई भेजता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है। मेनली जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उसके रिसेप्टर होते हैं आपके ब्रेस्ट में। वो ऑक्सीटोसिन आके बाइंड करता है ब्रेस्ट
के जो उसके रिसेप्टर हैं फिर वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है। तो स्मूथ मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एल्वियोलाई में जो बना हुआ मिल्क था वो सिक्रीट होने लगेगा। इस तरह से प्रोसेस होता है। जो बीएससी के स्टूडेंट हैं उनको आगे जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में, डिटेल में ये सारी चीज़ें। फिलहाल आप लोग इतनी चीज़ें याद रखें। हाउ लॉन्ग डू द आयरन स्टोर्स लास्ट इन फुल टर्म बेबीज? पूर्ण अवधि के शिशुओं में लौह तत्व के भंडारण कितने समय तक चलते हैं? तो वो 6 मंथ तक चलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में पाया जाता है, आपको पता होगा। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलो या लिंकेज बोलो, ठीक है, लिंकेज भी लिख के मिल सकता है। तो इसमें ग्लाइकोसिडिक होता है और प्रोटीन में क्या होता है? पेप्टाइड। 2 अमाइनो एसिड के बीच में भी पेप्टाइड लिंकेज होता है, समझ रहे हो? अमाइनो एसिड की चेन को ही पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। वही सारे पॉलीपेप्टाइड मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं प्रोटीन का। विच इज़ मोर डेंजरस, कौन अधिक घातक है? हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया? हाइपर मीन्स बढ़ा हुआ ग्लाइसीमिया और हाइपो मीन्स घटा हुआ। तो आपको बता दें जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा, ये भी डेंजरस है, ये भी डेंजरस है, तो दोनों होते हैं, ठीक है। हाइपो चाहे रक्त में शर्करा की मात्रा कम होगी या अधिक होगी, दोनों जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा घातक होती हैं। टाइफाइड इज अ डिजीज़, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, प्रोटोजोअन। तो आप सबको पता होगा ये बैक्टीरियल डिजीज़ होता है और मेनली कौन से बैक्टीरिया से? साल्मोनेला टाइफी से कॉज किया जाता है। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। हिंदी में भी लिख देता हूँ, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के थ्रू कॉज किया जाता है टाइफाइड। ट्रिपल वैक्सीन इज नॉट फॉर दिस डिजीज़, बीमारी के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं है। कौन सी बीमारी के लिए? देखो डीपीटी टीका आता है, एक डीपीटी आप लोग सुने होंगे, डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटेनस। ये सम्मिलित रूप से एक वैक्सीन बनाया गया था। आज के कई सालों पहले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महामारियाँ जो चलती थी उसमें ये 3 डिजीज़ बहुत ही कॉमन थे, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटेनस, जिससे बचना बहुत मुश्किल था। और पोलियो भी था। तो पोलियो का अभी भी हम लोगों को जो है टीके लगते हैं, आते हैं, हमारे यहाँ बच्चों को लगाए जाते हैं जो छोटे छोटे हैं, और लगभग वही 12-14 साल तक बच्चे पोलियो का। और 2 बूंद ज़िंदगी के लिए वो जो नारे लगते हैं और अमिताभ बच्चन जी करते थे उसके प्रचार, वो सारी चीज़ें। तो पहले बहुत महामारियाँ आती थी, उतनी ज़्यादा जो है मेडिसिनल फील्ड जो है वो उतनी डेवलप नहीं थी। धीरे धीरे एक टीका बनाया गया था, वैक्सीन का निर्माण किया गया था। 3 वैक्सीन एक साथ में थी और व्यक्ति को लगती थी, तो उसमें तीनों डिजीज़ नहीं हो पाते थे जिसको लग जाती थी वो वैक्सीन, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटेनस। अगर मिसेल्स की बात करें, खसरा, तो इसकी उसमें कोई प्रकार का वैक्सीन नहीं था, ठीक है, ट्रिपल वैक्सीन में। तरास सीन इन टाइफाइड फीवर इज रिफर्ड एज, टाइफाइड बुखार में दिखाई देने वाले दोनों को कहते हैं कौन से लक्षण? तो इसमें दाने जो होते हैं, दानों को क्या कहते हैं? रोज स्पॉट इसमें बन जाते हैं। टाइफाइड फीवर क्या बोलते हैं उसको? रोज स्पॉट, ठीक है, रोज जैसे रेड कलर के बनेंगे ना। विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम चेंजेस द कैसीन प्रोटीन टू मिल्क इनटू कर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम? देखो पूछा गया है कि जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो फीड करते हैं मिल्क को, तो उनमें जो है बच्चों में ज़्यादातर एंजाइम एक सीक्रेट होता है, उसको बोलते हैं रेनिन। ये एडल्ट में कम सीक्रेट होता है। अब हम लोगों में बहुत कम होगी इसकी मात्रा, क्योंकि हम लोग मेनली मिल्क पे तो डिपेंड नहीं है, बाकी भी चीज़ें खाते हैं ज़्यादातर। और जो बहुत छोटे इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, वो मेनली क्या फीड करते हैं? मिल्क को। तो मिल्क को पचाने का एंजाइम होता है रेनिन, जो कि कैल्शियम की प्रेजेंस में एक्टिव होता है और अच्छे से उसको पचाता है। वही पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की कैसीन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है? रेनिन। एट विच स्टेज हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ये जो है बाल्यावस्था में होती है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड।
डिफिशियंसी ऑफ नियासिन काउजेस, नियासिन मतलब विटामिन B3 की बात कर रहा है, विटामिन B3 मतलब पेलाग्रा, इससे क्या होता है पेलाग्रा। देखो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर जो मेरा है उसको आप फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का आहार वाला जो फर्स्ट लेक्चर था उसको आप लोग अगर नहीं देखे हो तो आपको दिक्कतें होंगी। उसमें मैंने जितने भी विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं इसीलिए बहुत सारे लेक्चर एक टॉपिक पे नहीं बनाता हूँ, कम बनाता हूँ, लेकिन डिटेल में ऐसे बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहीं से क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग ज़रूर देख लें। वेट एंड ड्राई आर टाइप्स ऑफ, आर्द्रता और शुष्क ये किसके प्रकार हैं, ये होते हैं रिकेट्स के, ठीक है, जिसको सूखा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूखा रोग बोलते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन द कंडीशन ऑफ, जीवन रक्षक घोल किस इस अवस्था में दिया जाता है, निर्जलीकरण, बुखार, खसरा या रक्तस्राव। तो ये डिहाइड्रेशन जो होता है निर्जलीकरण, इसमें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? संक्रामक कहते हैं। सबको पता, कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे कि कोरोना था वो भी फैल जाता था इसी तरह से। वायरल डिजीज़ मेनली कम्युनिकेबल होते हैं, संक्रामक होते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डिफिशियंसी ऑफ, घाव लगने पर मतलब थोड़ी चोट लग गई तो बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, वो किसकी कमी से होगा? अगर विटामिन के सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल नहीं है बॉडी के अंदर तो ब्लीडिंग जो है ज़्यादा देर तक हो सकती है। इज कॉज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सी चीज़ है इसमें से? तो इसको आप लोग बताओगे, ठीक है। 79 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ई से की कमी से जो है बहुत सारे सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड भी डिजीज़ हो सकते हैं, बालों का झड़ना वगैरह, बाल भी जो होते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं इससे, अगर इसकी कमी है विटामिन ई की। और आजकल एवियन नाम से जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित कैप्सूल हैं जिसको काफ़ी लोग बिना डॉक्टर की सलाह से ऐसे यूज़ करने लगते हैं, ठीक है, विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि नहीं करने चाहिए। अगर आप लोग करते हो तो मत करो लेकिन डॉक्टर की सलाह लो उसके बाद करो। तो ये मसल वीकनेस जो होती है ये भी इसी का लक्षण है। अगर विटामिन ई की कमी है तो मसल वीकनेस आपको महसूस होगा, मांसपेशियाँ आपकी कमज़ोर पड़ जाएंगी, उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। इससे कैसे होगा? आप कैसे जान पाओगे कि तुम्हारी मसल्स वीक हैं? आपके अंदर जो है फुर्ती कम रहेगी, ठीक है, फुर्ती कम रहेगी, इसका मतलब आपका मसल्स में अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, वो वीक हो चुकी हैं। इसीलिए आप जल्दी किसी भी जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो फास्ट कर लेते हैं कुछ लोग, बहुत धीमा करते हैं, ठीक है, दौड़ना है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ, हरी पत्तेदार सब्जियां किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो ये विटामिन ए और आयरन का बहुत अच्छा स्रोत होती हैं। फार्मूला टू कैलकुलेट BMI इज बेसल मेटाबॉलिक, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका फुल नाम है। तो ये बॉडी वेट इन kg बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। शारीरिक भार किलोग्राम में और बटे हाइट जो होती है लंबाई उसको मीटर स्क्वायर में। तो फर्स्ट वाला जो फार्मूला है राइट, इस ऐसे ही आपको लास्ट भी दिख रहा होगा, बॉडी वेट बटे मीटर, हाइट मीटर में और हाइट मीटर में, लेकिन यहाँ ग्राम लिखा है, kg नहीं लिखा, किलोग्राम से नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है कितना? 4 किलो कैलोरी, ठीक है, 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। अगर वहीं पर हम बात करते हैं फैट से, तो फैट से हमको मान के चलो वही 7 किलो कैलोरी मिलती, प्रोटीन से 7 और फैट से 9 किलो कैलोरीज तक प्राप्त होता है। द प्रॉब्लम दैट कैन अक्कर बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज, लंबे समय तक कुपोषण के कारण कौन सी समस्या होती है? तो आपको पता ही है, भुखमरी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या।
तो अनिवार्य अमीनो अम्ल 10 होते हैं, लेकिन 10 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप 9 को ही टिक कर दोगे। और इसको याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, ठीक है। IM ऑल TTPH, ठीक है, इसको याद रख लो। IM ऑल TTPH। आई से मतलब आइसोल्यूसिन, ए का मतलब आर्जिनिन, एम से मिथियोनिन, ए से आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, और ए से होगा आपका आर्जिनिन हो गया ए से। और कौन सा इसमें आएगा, सॉरी अभी बता रहा हूँ, इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस टाइम। और यल से आपका ल्यूसिन होगा, ल्यूसिन, और यल से लाइसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, फेनिल एनालिन और हिस्टीरिन, ये नाम भी लिख दूँ। आई से होगा आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ए से होगा आपका आर्जिनिन, आर्जिनिन, और फिर एम से होगा आपका मिथियोनिन, मिथियोनिन, और ए से होगा आपका आर्जिनिन होगा। और ए से कौन सा होता है एसेंशियल में, आर्जिनिन, चलो इसको छोड़ो, ठीक है। यल से लाइसिन और ल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान, फिनिल एनानिन, फेनिल एलानिन, और हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। ये जो है आपके इम्पोर्टेंट एसेंशियल वाले में आते हैं, अनिवार्य अमीनो अम्लों में आते हैं, ठीक है। हाँ, ये याद आ गया मुझे, ये जो होता है ये एस्पार्टिक एसिड आता है। क्या होता है, आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। कभी कभी होता है ना, वो जल्दी रिकॉल नहीं हो पाता है, हो जाता है, सबके साथ होता है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी तो ह्यूमन ही हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना शुरू हुई थी, कब हुई थी, तो ये 2 अक्टूबर सन 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। द ब्लड शुगर लेवल एंड ऑक्सीजन इज कंट्रोल्ड बाय, रक्त का शर्करा स्तर जो है और ऑक्सीजन को कौन नियंत्रित करता है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से ही कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन ये सारे निकलते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NIN, ठीक है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज सिचुएटेड इन। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप सबको पता होगा ये हैदराबाद में स्थित है। ग्लूटेन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच प्लांट सोर्स, ग्लूटेन किस वानस्पतिक स्रोत से मिलता है, तो यह व्हीट से मिलता है, बारेली से मिलता है और राई से मिलता है, जौ है, गेहूं है, ठीक है, इन सारी चीज़ों से प्राप्त होता है ग्लूटेन। अगला क्वेश्चन, लो फाइबर डाइट इज प्रिस्क्राइब्ड इन, कम रेशे युक्त आहार की संतुष्टि किसके लिए होती है, मतलब जिसमें डायरिया हुआ है, ठीक है, डायरिया, दस्त आ रही है, उसको लो फाइबर डाइट दिया जाता है, जिसमें ऐसा डाइट जिसमें फाइबरस जो है न्यूट्रिएंट ना हो ज़्यादा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द मेल एप्पल कंसेप्ट एक्सेप्ट, सभी भोजन के आकर्षण की अवधारणा का भाग है केवल इसे छोड़ के। तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, पोषक मूल्य, ये उसका भाग नहीं है। हैज़ मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यूज ऑफ प्रोटीन, इनमें से किसकी मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू है किस प्रोटीन की, तो ये जो सोयाबीन मिल्क होता है काफ़ी महंगा होता है। इज़ दैट विच नरिश आवर बॉडी, वह है जो शरीर का पोषण करता है, कौन, तो आप सबको पता है फूड इज़ दैट विच नरिश आवर बॉडी, ठीक है, भोजन ही वह है जो शरीर का पोषण करता है। फ्लोरीन डिफिशियंसी में कॉजेज, फ्लोरीन की कमी से क्या होता है, तो आप सबको पता है फ्लोरीन की कमी से दांतों में डिजीज हो जाता है, ठीक है, डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, दंत क्षरण होने लगता है, ठीक है। दांत के ऊपर जो सबसे हार्डेस्ट परत पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट वही होता है जो दांत के ऊपर की परत होती है, इनेमल।
कन्वर्ट इन नियासिन इन आवर बॉडी, ठीक है। जो पायरिडोक्सल है, पायरिडोक्सल कन्वर्ट्स इन नियासिन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर ही B3 विटामिन B3 जो होता है, विटामिन B3 का प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। बन जाता है किससे, पायरिडोक्सल से कन्वर्ट हो जाता है विटामिन B3 में। जो हमारी बड़ी आंत्र है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें पायरिडोक्सल कन्वर्ट हो जाता है विटामिन B3 में ड्यू टू एक्शन ऑफ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। एवरेज हाइट एंड वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, एक नवजात शिशु की लंबाई व वजन होता है, कितना होता है, तो ये देखो इसमें बहुत वेरिएशन होते हैं। वजन अगर हाइट देखी जाए तो ये लगभग 47.5 से 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है न्यू बॉर्न बेबी की। अब इसके बीच में सभी आ रहे हैं, 47.5 से 60 सेंटीमीटर के बीच सभी आ रहे हैं। लेकिन मेनली आप बात करो तो मैक्सिमम जो होते हैं वो 50 सेंटीमीटर के अराउंड होते हैं। और ये जो इसका वेट दिया हुआ है 2.5 से 3.6 तक हो सकता है, उसमें भी देखो उसके बीच में सब फिट हो रहे हैं। तो आपको फर्स्ट आंसर टिक करना है, ठीक है। जनरली जो डाटा गिवन है अभी तक दिया गया है वो यही है, 47.5 टू 60 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 2.5 टू 3.6 kg तक उसका वेट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन इज कॉमनली कॉल्ड, हाइपरटेंशन को साधारणतया क्या कहते हैं, तो हाइपरटेंशन वही जो आप लोगों को पता है, इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर। ऑल आर ट्रू अबाउट मिल्क एज अ डाइट एक्सेप्ट, एक आहार के रूप में दूध के बारे में सब सही है, केवल एक गलत है। इसमें Fe कम होता है, हाँ आयरन कम होता है, लेकिन कैल्शियम मैक्सिमम होता है। लेकिन कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम उत्तम मात्रा में होते हैं, ये बात सही है। मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होता है, दूध में मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज ही होता है। मेजर कार्बोहाइड्रेट कौन होता है, लैक्टोज। द चीफ प्रोटीन्स आर कैसिनोजन, हाँ कैसिनोजन प्रोटीन होती है जिसको जो कि कैसिन में कन्वर्ट होती है और उस पर एक्शन करता है रेनिन, इससे पहले अभी बताया था। और लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी होती है। लेकिन विटामिन सी वाली जो बात है ये नहीं डाइजेस्ट हो रही, क्योंकि विटामिन सी नींबू, आंवला, संतरा इन चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, लेकिन ये दूध में उतनी अच्छी मात्रा में नहीं होते हैं, ठीक है। विटामिन सी तो होते ही नहीं है, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन हीमोग्लोबिन, हीम मीन्स, हीमोग्लोबिन में जो हीम है उसका क्या अर्थ है। हीम का मतलब आयरन, आयरन से बना होता है हीम, ठीक है। हीम के अंदर आयरन ही होता है, बाकी 4 ग्लोबिन प्रोटीन्स होती हैं जो कि जुड़ी होती हैं और बनाती हैं हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन का कैरियर है, ऑक्सीजन का वाहक होता है। पॉलीफेजिया मीन्स, पॉलीफेजिया का मतलब होता है अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक खाना खा रहा है कोई व्यक्ति, उसको पॉलीफेजिया हो गया। एक्सेसिव एपेटाइट या एक्सेसिव ईटिंग भी बोल सकते हो, ईट। एट व्हाट पॉइंट इज ब्लड प्रेशर कंसिडर्ड हाई, किस बिंदु पर रक्तचाप को उच्च माना जाता है, तो ये मान के चलो वही आप 130/90 अगर पहुंच गया है, इसके ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम हाई मानते हैं। और जनरली सामान्य जो होता है 120/80 mmHg होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। नॉर्मल जो होता है ब्लड प्रेशर वो इतना ही होता है, 120/80 mmHg, ठीक है। और ये हाई पॉइंट जो होता है इसके ऊपर अगर जा रहा है, 130/90 के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब अब प्रॉब्लम हो जाएगी। कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप का खतरा कब बढ़ सकता है। मोटापा अगर ज़्यादा है तब भी बढ़ सकता है। आप फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, अगर फैमिली की हिस्ट्री ही रही है, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, तो उससे भी हो सकता है। और स्मोकिंग, जो धूम्रपान होता है, इसमें क्या होता है आपको पता है, निकोटीन होता है। निकोटीन जो कि एक प्रकार का एल्केलॉइड है, क्या है, एल्केलॉइड है। एल्केलॉइड क्या करता है, रक्तचाप को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को। विच टाइप ऑफ डायबिटीज़ इज़ मोर कॉमन, किस प्रकार का मधुमेह प्रायः होता है, तो सेकंड टाइप जो डायबिटीज़ होती है जनरली ज़्यादातर होती है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कर दीजिए। आपको BA BSc BCom से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी सभी बराबर प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक। और जिसका हिंदी काव्य शास्त्र का एग्ज़ाम है वो लोग कमेंट ज़रूर कर देना, तो मैं उसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ करवाया हूँ और करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।